हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने और इसके सेशन नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके और भी वीडियो को देखें। वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और धीरे धीरे आपके जनरल साइंस जो है मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का सबसे पहला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है। आपके सामने इसके उत्तर हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से और विटामिन ई की कमी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता की कमी हो जाती है। अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और साथ ही अगर हम बात कर ले विटामिन में, तो एक प्रश्न आता है हमेशा कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो देखिए, जब अगर वाटर की बात करेगा तो मात्र 2 ही विटामिन हैं जो कि वाटर में घुलनशील हैं, बी और सी। लेकिन अगर वसा की बात करेगा, पानी की बात करेगा, तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। जबकि वसा की अगर बात करेगा तो वसा में 4 विटामिन घुलनशील होते हैं, के, ई और डी और ए। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील और 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। और आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन है लूनिन ने, फंक ने, सुमनर ने, शेंगर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक ने विटामिन की खोज की थी। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डीएनए में होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए का पूरा नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है जो कि माता पिता के गुणों को उनके आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का, भेजने का कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, तीसरा है ग्लैक्टोज और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज ये मोनोसेकेराइड है। अगर हम मोनोसेकेराइड की बात कर लें तो ये एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो होता है मोनोसेकेराइड और एक होता है डाइसेकेराइड। तो देखिए, डाइसेकेराइड क्या होता है, तो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड होते हैं। तो इसका ज़्यादा सही उत्तर, गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड होता है लेकिन इसका ज़्यादा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, क्योंकि सुक्रोज जो है मोनोसेकेराइड नहीं है। तो मोनोसेकेराइड 3 होते हैं, याद कर लीजिएगा। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, तीसरा गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड होते हैं। जबकि डाइसेकेराइड भी 3 ही होते हैं। अगर इनकी हम बात कर लें तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये 3 जो है डाइसेकेराइड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब ये जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देख लेते हैं कि ये सुक्रोज है, सुक्रोज जो है कैसे बनता है, तो सुक्रोज कैसे बनता है, तो सुक्रोज जो बनता है वह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। ये ऑप्शन नंबर जो भी है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज। तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये 2 हैं, तो ये दोनों मिलकर जब बनेंगे तो ये डाइसेकेराइड कहलाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है।
देखिए पित्त का निर्माण जो है, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और ये पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि यह किसके द्वारा पहुंचता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिस्टिक डक्ट। ये जो है लीवर द्वारा बनाया गया पित्त जो है पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के रूप में जमा रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है, वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, वे रंगहीन पदार्थ होते हैं। ऑप्शन सी है, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में घुलनशील होते हैं, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ गलत लग गया है आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण जल में घुलनशील होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अपमार्जक जो है जल को मृदु बना देता है, जल को मुलायम बना देता है। तो अपमार्जक जो है जल को मृदु बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी गलती से आंसर लग गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूने के जल में क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये इसका सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। जबकि एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है सूखा चूना, तो इसका होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को सूखा चूना या शुष्क चूना कहा जाता है। और Ca अभी हमने लिखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस को, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बुझे हुए चूने का सूत्र बताएं तो CaOH का होल ट्वाइस होगा और शुष्क चूने का सूत्र बताएं तो CaO हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करें तो वायु के नमूने में क्या है। केवल ऑक्सीजन गैस, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस हैं। तो इस प्रश्न की अगर सही उत्तर की हम बात कर लें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वायु के नमूने में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें भी होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। अज्ञात है, स्थिर है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर है। इस प्रश्न में अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। वायु में गैसों का जो अनुपात होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। लेकिन अगर सामान्यतः बात कर लें, एवरेज की अगर बात कर लें तो एवरेज में अगर हम बात करें गैसों के अनुपात का तो नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन होता है कितना 78.07%, लगभग 78 पॉइंट के आसपास। और उसके बाद से जो सेकंड नंबर की बात कर लें तो ऑक्सीजन होता है O2, ये करीब 21% के आसपास होता है, 20.99% होता है, 20.99% होता है। इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है इसमें CO2। तो CO2 की अगर बात कर लें तो 0.003% ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगर हम इसके आगे बात कर लें तो आर्गन गैस पाया जाता है जो कि अक्रिय गैस है, 0.93%। ये आर्गन गैस वायु में पाया जाता है, आर्गन गैस से पाई जाती है। और इसके अलावा कुछ जलवाष्प और अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। तो ये बहुत बार प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में गैसों के क्रम बताइए, जो है घटते हुए क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑक्सीजन N2, उसके बाद ऑक्सीजन,
उसके बाद में क्या हो जाएगा CO2 और उसके बाद में क्या हो जाएगा ऑर्गन। तो इस क्रम को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ऑर्गन, ये 4 गैसें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजनीकरण प्रकरण द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। देखिए आसवन की अगर बात कर लें, आसवन और क्रिस्टलन, ये दोनों जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों जो है मिश्रण को अलग करने वाली विधि है। तो इसका तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, मिश्रण को अलग करने वाली विधि है। ऑक्सीकरण के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा जो है खाद्य तेल को वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में जो घी मिल रहा है वो सब तेल के बनाए जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से कृत्रिम घी है, और जो नेचुरल घी होता है वो गाय और भैंसों के दूध से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज़ को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना है। आपको ऑप्शन है, कागज़ व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जड़त्व का गुण ये कहता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखता है, तो उसे जड़त्व कहते हैं। देखिए अगर गिलास के नीचे, गिलास में आप पानी भर लेंगे, उसके नीचे एक पतला सा कागज़ रखेंगे और कागज़ को अगर आप धीरे धीरे खींचेंगे तब तो जल गिर जाएगा, लेकिन आप एक बाइक झटके से उसको खींचेंगे तो चूँकि जड़त्व के गुण है उसमें, और गिलास जो है जड़त्व का कारण वहीं पर रह जाएगा और कागज़ आसानी से उसमें से सिरक जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो उसका त्वरण दुगुना होगा, उसका संवेग दुगुना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगुनी होगी। देखिए पिंड का वेग, जब हम पिंड के वेग को दुगुना करेंगे तो एक सूत्र होता है P बराबर mv, जो कि संवेग के लिए माना जाता है। अब आप देखें, ये m वस्तु का द्रव्यमान होता है और m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v यहाँ पर क्या होता है, v वेग होता है। तो अगर हम वेग को दुगुना करेंगे तो ये p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, v। तो जैसे ही इसको दुगुना करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वेग को दुगुना करेंगे तभी संवेग दुगुना होगा, और जो है उसके मास को, द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तब भी क्या होगा, तब भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ये जो है संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक भारी एवं हल्के पिंड, एक भारी एवं हल्के पिंड एक समान बल, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो ये पिंड, पहला ऑप्शन है, एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक समान संवेग से गतिमान होंगे। जैसे कि आपको अभी हमने सूत्र बताया था कि P बराबर m भी होता है, और एक और सूत्र होता है F बराबर ma। अगर यहाँ से m का मान निकालें तो F बाई a हो जाएगा, और इस मान को यहाँ पर अगर हम पुट कर दें P बराबर, तो F बाई a इंटू में भी हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम F का मान निकाल लें तो F बराबर हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा F बराबर PA बाई V। अब यहाँ देखें, ये फोर्स है और ये संवेग है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। यानी कि अगर हम एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल लगाएं, एक ही अवधि के लिए लगाएं, तो समान संवेग से दोनों गतिमान होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 किग्रा के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर, ये मीटर है, आप थोड़ा माइंड करेंगे, मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने के लिए आवश्यक हेतु कार्य है, 0 होगा, 20 जूल होगा,
दो सजूल होगा, इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शून्य होगा। देखिए कार्य होता क्या है। कार्य की अगर बात कर लें तो कार्य का सूत्र होता है F इंटू एस, जहाँ F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। कार्य तब तक नहीं होता है जब तक कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वस्तु एक जगह से दूसरे जगह चली नहीं जाती है, तब तक कार्य शून्य माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखे होंगे, कुली अगर किसी भी बोझ को लेकर खड़ा है तो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, ये शून्य कर रहा है। उसी तरह ये बोला गया कि 20 किग्रा की वस्तु को ऊपर उठाना है, तो ऊपर उठाने से क्या मतलब है, जब तक उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कार्य ही नहीं होगा। आप किसी भी पेटी को 1 मीटर ऊपर उठा लीजिए अपने सर पे, तो कार्य हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, एस का मान अगर हम शून्य रख देंगे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कूली वाला कॉन्सेप्ट पर है। जैसे कूली एक जो है संदूक को लेकर खड़ा है स्टेशन पे, तो क्या वह कार्य किया, कितना किया, तो शून्य किया, कार्य बिल्कुल ही नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो देखिए पिंड का वेग, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। अब आप देखिएगा यहाँ पर v² दिया है, तो v का मान दोगुना हो रहा है, तो अगर v का मान दोगुना हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i² है v का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना बन जाएगा। आप देख रहे हैं v² है तो 4 गुना हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और आज का ये अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।